2012 में गुस्ताखाना फिल्म बनती है अमेरिका में। उस वक्त भी सबसे पहले अगर किसी ने अमेरिकन एम्बेसी की तरफ मार्च किया था तो हम लोगों ने किया था। 2018 में हॉलैंड में गुस्ताखाना खा के शाया होते हैं। मैं 8वें सेमेस्टर में था अपनी यूनिवर्सिटी के। उस वक्त भी पहली मर्तबा अगर किसी ने एम्बेसी के बाहर जाके उसे सीज करके 57 इस्लामी ममालिक का इजलास बुलवाया, किसने बुलवाया? हमने बुलवाया था। 2021 में फ्रांस में गुस्ताखाना खा के शाया होते हैं। सबसे पहली आवाज इस्लामाबाद को ब्लॉक करके अगर कोई गूंजती है तो हमारी गूंजती है, जिसने पूरी दुनिया के मुसलमान को जगाया। मजहब को बेचने वालों के खिलाफ हम खड़े हुए, फिरका वारियत का चूरन बेचने वालों के खिलाफ हम खड़े हुए, कादियानियों के खिलाफ हम खड़े हुए, इजराइल के यारों के खिलाफ हम खड़े हुए, अंग्रेजों के घोड़े कुत्ते नहलाने वाले और उनके हुक्के भरने वालों के खिलाफ हम खड़े हुए। कश्मीर पे 75 सालों से लोग आके बहस करते, कश्मीर हमारी शहरा के फलाना ढिमकाना, 6 जुमले इन्होंने रटे हुए हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने। कौन है जो बात करता है? तो हिंदुस्तानी मीडिया 4-4 दिन रोता रहता है, हम करते हैं वो बात के लिए। अब मुझे बताएं आप लोगों ने और क्या चीज से, किस अंदाज से आजमाना है हम लोगों को? दहशतगर्दी का पर्चा हम पे कटा, हम साबित कदम रहे या नहीं रहे? इश्तियाल अंगेजी का पर्चा हम पे कटा, हम साबित कदम रहे या नहीं रहे? कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा हम लोगों पे कटा, हम साबित कदम रहे या नहीं रहे? जब इससे काम नहीं बनता तो 4th शेड्यूल लगा के मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक, मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक और हमारा नाम ईसीएल में डाल के हमारा पासपोर्ट सीज कर दिया जाता है। मैंने कहा उल्लू के पठो, मैंने तो दफन भी इस वतन में होना है, लगाओ किसी और का नाम ईसीएल में जो इस मुल्क से भागने की सोच रहा होता है। शहीद तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, शहीद तेरे जान निसार, बेशुमार। मेरे भाइयों, इस वक्त आपके खालिस्तान की लिस्टें जिन लोगों ने प्रोवाइड की और हमारे मुजाहिदों को शहीद करवाया, इस वक्त जिन लोगों ने पाकिस्तान अपनी कुर्सी की खातिर पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया, इस वक्त अपना चूरन बेचने के लिए जिन लोगों ने फिरका वारियत की भेंट मुल्क को चढ़ाया, इस वक्त जिन लोगों ने अपने मुल्क के ऊपर कर्जों का इतना बोझ डाल दिया कि उनके जुमेरा लेक टावर में 4-4 प्लाजे बने हुए हैं दुबई में, और यहां पर मेरा मुल्क कर्जों में है। मसला क्या है पाकिस्तान का और हल क्या है? मुझे बताया, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको बताया कर्जे कैसे उतारने हैं? बताइए, किसी के पास मॉडल है? अगर होता तो 1970 में हम एशियन टाइगर थे, जर्मनी को हम कर्जा दिया करते थे। 1970 के बाद पीपल्स पार्टी, नून लीग या काफ लीग और पीटीआई आए। ये पिछले 50 सालों से ये 3-4 जमातें हमारे ऊपर किसी सूबे में या किसी पूरे वफाक में हाकिम रहीं। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या पाकिस्तान के कर्जे हर हुकूमत में बढ़े या किसी में कम भी हुए थे? बढ़े। कम करने का मॉडल क्या है? मईशत का पूरा मॉडल हम लोगों ने आपके सामने बयान किया, लेकिन मुख्तसरन बता दूं, मुख्तसरन सिर्फ एक बात हम लोगों ने की कि जनाब, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें नंगा करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चेक ना किया जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मुल्क की इज्जत बहाल हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि आफिया सिद्दीकी के नाम पे जो 22 साल हमारे मोहतरम हैंडसम वजीर आजम ने सियासत की, लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान जब एक सहाफ़ी ने पूछा आफिया सिद्दीकी का, तो उसने बात को गोलमोल कर दिया, जवाब नहीं दिया। वो वीडियो आज भी इंटरनेट पे मौजूद है। माई ऑल सिंपैथीज आर विद इमरान खान कुछ चीज़ों में, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ खला भट्ट में खड़े होकर तकरीर कर लेना और होती है, और अमरीकी सफ़ीर के सामने उन्हीं के एम्बेसी में जाके नामूस रिसालत की सदा अगर किसी ने बुलंद की तो 2015 में हम लोगों ने की अल्हम्दुलिल्लाह। आमने सामने जाके पहले कश्मीर से शुरू करके अफगानिस्तान तक और बर्मा से शुरू करके, मेरे भाइयों, बर्मा से शुरू करके लिबिया, लेबनान तक तमाम मजलूम मुसलमानों की आवाज़ हम लोगों ने उठाई थी। आज से 8 साल पहले, जब हमारी उम्र 20 साल हुआ करती थी, जो इंसान उस वक्त जुर्रत कर सकता था ये जानते हुए कि यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा और कोई और यूनिवर्सिटी दाखिला नहीं देगी, तो वो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। हमारा माजी आप लोगों के सामने है।
हमारे ऊपर तोहमतें लगाने वाले उस वक़्त बाहर खड़े होकर चंदे पे मांगा करते थे जब हम लोग नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत का दिफा किया करते थे। ये 11 साल हो चुके हैं, किसी का ताल्लुक हमारे में से MSO या ATI या जमीयत या MSF PSF या ISF से हुआ करता था। ये सारे हम लोग इकट्ठे हुआ करते थे जब हम लोगों ने काम शुरू किया था। आज आके हम सब ने इकट्ठा होकर वो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के नाम से लॉन्च की है। इसके पीछे 11 साल की तारीख है। ये एम ही नहीं आगे हर 2-2 टके का बंदा उठ के बकवास कर रहा होता है। इनके पीछे इदारे हैं, इनके पीछे एजेंसीज हैं। बताइए कौन सी एजेंसी है? NDS है, रॉ है, CIA है, कौन सी है? और अगर वो है तो ISI मर गई है क्या? हमें खुलेआम फिरने दे रही है। और अगर हमारे पीछे ISI है तो बताओ क्या ISI इंडिया के लिए काम करती है? और अगर ISI है भी तो अपना एक ज़बरदस्ती का माइक हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए ना रखते, कम से कम 20-25 चैनल वालों को वो बुला के कान से पकड़ के कहते कि अपना मुंडा यदि लाइव कवरेज करो। एक बंदा जब जीरो से उठ के अपनी मेहनत पे सामने आता है तो उस पर तोहमतें ना लगाया करें। ओ भाई, हम लोगों ने उस वक्त जदोजहद की थी, अपनी जवानियां वारी थी जब लोग कागज के टुकड़े पे अपने नंबर लेके गर्ल्स कॉलेज के सामने तकसीम किया करते थे। उस वक्त भी हम नजरिए की जदोजहद किया करते थे जब लोग वन व्हीलिंग किया करते थे अपने बाइकों पे। अपने यूनिवर्सिटी के टाइम में जब लोग कश्मीर या गिलगित या हुंजा में या मरी में जाके सैर सपाटे किए जाते थे, हम अदालतों के चक्कर काटा करते थे। उस वक्त जब रात को लोग शीशा बार्स में बैठ के एंजॉय किया करते थे, उस वक्त हम लोग दहशतगर्दी के पर्चे झेला करते थे। मुश्किल हमारे लिए भी नहीं था। नवाज शरीफ की टांग पकड़ लेते, किसी जर्नैल के बूट पॉलिश कर लेते, जरदारी की टांग पकड़ लेते या खान साहब की टांग पकड़ के अच्छी सी कुर्सी पे बैठ जाते। लेकिन मांगे तांगे की कुर्सी से मैं समझता हूं कि बादशाह के महल में गुलाम बन के रहने से बेहतर इंसान अपनी छोटी सी झोंपड़ी का बादशाह बन के बैठे, कम से कम टांग पे टांग रख के आंखों में आंखें डाल के दलेरी से बात कर सकता है कि तुम चोर हो, मेरे मुल्क को लूटने वाले हो, तुम्हारे साथ मैं नहीं बैठ सकता। दलेरी से आमने सामने बैठने के तो काबिल रहेंगे। इस वजह से यह पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों ने लॉन्च की कि आज ना सही। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे पाकिस्तानियों, ये तुम्हारे हाथों में मोबाइल एटम बम है। अगर कोई ये कहता है कि जनाब शहीर हमारे घर तक, हमारे मोहल्ले तक आके पैगाम नहीं देके गया, तो जनाब आपके मोबाइल में इस वक्त अगर मैं सुना जा रहा हूं तो समझे मैं आप तक पहुंच चुका हूं, मेरा पैगाम पहुंच चुका है। फिर ये ना कहना दीगर दनाए राज आयत के नायत, ये फकीर बाज आयत के नायत। दोबारा ये राज बताने वाले लोग तुम्हारे पास आए या ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन इस फकीर ने दोबारा आके तुम्हारे सामने आजान नहीं देनी। फिर ये ना कहना कि कोई आया नहीं था हक की सदा बुलंद करने वाला। फिर ये ना कहना कि कोई आया नहीं था ख्वाब गफलत से बेदार करने वाला। मैं आप लोगों से कहता हूं, आज हर गली कूचे में फैल जाओ। जिस तरह उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने अलीगढ़ में खिताब करके कहा था कि अमृतसर से लेकर आगरे तक, आगरे से लेकर अजमेर तक, वहां से लखनऊ और दिल्ली तक, और मुंबई से लेकर लाहौर तक, पूरे बड़े सगीर में फैल जाओ मेरे मुसलमानों, और पाकिस्तान की आज़ादी की जदोजहद जारी रखो। आज मैं आप लोगों से कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान के गली कूचे में फैल जाओ और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जदोजहद में अपना किरदार अदा करो, कि अपने फैसले खुद करे। अमेरिका से इजाजत लेके ये ना करे कि जनाब इससे तेल खरीदें या उस दुकान से खरीदें। मेरी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की जिस दिन गवर्नमेंट आई, हम अफगानिस्तान से भी तेल खरीदेंगे और ईरान से भी तेल खरीदेंगे। लगाओ पाबंदियां, हम भी देखेंगे। मेरी आवाम भूखी मर रही है, मुझे 60 रुपए में ईरान तेल देगा मैं लूंगा, मुझे 70 रुपए में अफगानिस्तान तेल देगा मैं लूंगा। यह नहीं कि दुनिया सैंक्शंस लगा के बैठी हुई है। यहां तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो फिर लाठी पकड़ लो अपने हाथों में, भैंस भी तुम्हारी हो जाएगी। कब तक माजरत खाना पॉलिसी के साथ हम लोग चलेंगे मुझे बताइए? कब तक भीख मांगते फिरेंगे हम लोग? 10 करोड़ से ज्यादा असासाजात रखने वाले लोग, उनका 10% अगर रियासत की मलकियत को करार दे दी जाए, पाकिस्तान अगले दिन अपने कर्जे खत्म करवा सकता है। यह पहली करारदाद पाकिस्तान नजरियाती पार्टी लाएगी। लेकिन कैसे लाएगी? हमें भेजोगे तो लाएगी। यकसा तालीमी निजाम का नारा हर पॉलिटिकल पार्टी ने लगाया, आज तक क्यों नहीं आया? मॉडल ही कोई नहीं। हम मॉडल लेके आए कि हमारा एक बंदा भी असेंबली में पहुंच गया तो पहली रेजोल्यूशन जो इसके बाद जो लाएंगे वो ये लाएंगे कि तमाम MNA MPA सेनेटर
और कर्नेलों के, जर्नैलों के, ब्यूरोक्रेट के, डीपीओ के, सीपीओ के, डिप्टी कमिश्नर के बच्चों पे लाजिम किया जाए कि 10वीं तक की तालीम सरकारी स्कूल में किसान मजदूर हारी के बेटे के साथ बैठ के हासिल करेंगे, तब जाके यकसा तालीमी निज़ाम पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और हर बंदे को इजाजत है प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन 17 एंड अबव ग्रेड के गजेटेड ऑफिसर्स के लिए लाजमी होगा। जब तक उसका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाएगा, उसका निज़ाम बेहतर नहीं होगा। सबसे पहले मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजूंगा, इलेक्ट होने के बाद मिसाल कायम करूंगा, फिर बोलूंगा तुम भी भेजो। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने अपने मंशूर में लिख दिया कि हमारा इलेक्टेड कोई भी नुमाइंदा एमएनए होगा या एमपीए होगा, वो सरकारी खजाने से तनख्वाह भी नहीं लेगा, वो तनख्वाह भी कौम के कर्जे उतारने के लिए यूटिलाइज की जाएगी इंशाल्लाह ताला। हमारे आने जाने के किराए भी हमारे दोस्त भरा करेंगे, लेकिन सरकार से पैसा लेके हम लोग अपनी गाड़ियों का किराया तक नहीं देंगे, ताकि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट करनी है। भाई दुनिया में आप मेरे मकरूज हैं, मैं आपसे कहता हूं मेरे जूते भी पॉलिश करो, गाड़ी पे कपड़ा भी मारो, और मैं जो मर्जी करूं, यू वॉन्ट बी एबल टू गिव मी अ शार्प कॉल, यू वॉन्ट कुछ कर सकते हो, मैं जो मर्जी करूं, क्योंकि तुम मेरा मकरूज हो। तो जब पाकिस्तान मकरूज है तो आपका साबिक वजीर आजम भी एयरपोर्ट पे नंगा करके चेक किया गया था। जब पाकिस्तान मकरूज है तो इससे पिछली हुकूमत का पिछले साल आपका एक साबिका इंटीरियर मिनिस्टर भी अमेरिका में कैसे चेक किया गया था, वो भी आप बेहतर जानते हैं। लेकिन आप ये याद रखें कि उस वक्त बरहना वो वजीर आजम या वजीर मुमलिकत नहीं हुआ था, बरहना मैं और आप हुए थे, पाकिस्तानी हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत पे हर्फ आया था, पाकिस्तान की इज्जत पे सवाल उठा था। हम इस सारी चीजों को खत्म करने के लिए मैदान में आए हैं मेरे पाकिस्तानियों। आज अगर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं देना तो फिर ना पिटा करें, ना पिटा करें कि जनाब फलाना मरूसी सियासतदान है, फलाने ने मुल्क को लूट लिया, हम मर गए, हम पिट गए, ये नए लोग हैं, ये कैसे आएंगे। अगर इसी बेस पे आप लोगों ने वोट देना भी छोड़ दिया कि नए हैं, ये कैसे आएंगे, तो फिर बारिश का पहला कतरा किसने बनना, मुझे बता दें। हवा के रुख को देख के तो घोड़े गधे जो हैं वो भी चलना शुरू कर देते हैं। आपने उनकी तरह शुमार करना अपने आप को, या आपने उनमें शुमार करना अपने आप को। जब पूरी दुनिया खिलाफ होती है तो एक हक की आवाज़ बुलंद करने वाला खड़ा हो जाता है, हम उसके साथ खड़े होंगे। यह आप पे डिपेंड करता है, या हवा का रुख का इंतज़ार करें। लेकिन हवा के रुख का जब इंतज़ार किया जाता है तो फिर हवा चलती है तो फिर उसने नहीं देखना होता कि साथ कौन खड़ा है, वो फिर बंदे भी नहीं गिना करती। बंदे गिनने का वक्त अब है, इस वक्त साथ दें जब हम मुश्किल में, इस वक्त साथ दें जब हमारे पास चलने का किराया भी नहीं होता, इस वक्त साथ दें जब साउंड सिस्टम वाले से भी रिक्वेस्ट की जाती है कि 2000 घट करो, इस वक्त साथ दें जब तस्वीर बनाने वाला भी 600 तस्वीरें बनाते हुए जहन में सोचता है कि 10,000 देंगे, उससे भी हमारी नीयत होती है कि 2000 कम कराओ, कि नहीं है पैसे। इस वक्त साथ दे जब हमारा एक बंदा छठे प्रोग्राम में भी वही एक वेस्ट कोट बगैर इस्त्री के पहन के जा रहा है। इस वक्त साथ दें जब आपको सिर्फ और सिर्फ नज़रिए की बुनियाद पे कहा गया कि साथ दें, ना इस बुनियाद पे कि धड़ेबंदी। मेरे पाकिस्तानियों, या तो आप पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी उठा के दिखाएं जो मौरूसियत से पाक हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी दिखाएं जो फिरका वारियत से भी पाक हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी दिखाएं जिसने मुल्क की सालमियत में समझौता ना किया हो। ये तीनों चीजें किसी में हो, कोई ना कोई एक चीज, या सुबाइयत से पाक हो, लसानियत से पाक हो, या वडेरा शाही से पाक हो। ये सारी चीजें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं मिलेंगी आपको। कोई ना कोई फ्लॉ नजर आएगा, कहीं मसलक का चूरन, कहीं फिरके का चूरन, कहीं लसानियत का चूरन, कहीं जात खित्ते कबीले का चूरन। किसी ने आके आज तक पाकिस्तान की बात नहीं की, वल्लाह नहीं की। बात हुई महाजिर की, महाजिर के नाम पे फिर कराची में धोखा देने के लिए वो इकट्ठे होने लग गए। हम तो कहते हैं हम किसी को पाकिस्तान में महाजिर मानते ही नहीं है। जो अपना तन मन धन जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया वो महाजिर नहीं है, वो मुझसे बड़ा पाकिस्तानी है। हम तो पैदा यहाँ पे, हमें बना बनाया रियासत पाकिस्तान मिल गई, वो असल पाकिस्तानी है। उसके बाद यहां सियासत की गई सिंधी बलोची पंजाबी पठान की बुनियाद पे। वेयर इज पाकिस्तान इन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स? बताइए मुझे,
आपने कभी उठ के जसारत की अपने किसी एमएनए एमपीए के कैंडिडेट से पूछने की कि जनाब मुल्क की मईशत को बेहतर करने का मॉडल बताइए? हमारी सियासत तो गली से शुरू होकर नलके पे खत्म हुई है। बताइए सच है कि नहीं है? तो नलके की बुनियाद पे या खंबे की बुनियाद पे अगर हम लोग सियासत करके बोलेंगे कि जनाब खंबा लगा दोगे, अब सुनिए इस बात को गौर से, मेरी वोट उसकी मजबूरी बन गई है कि मैं उसको दूंगा। क्यों? उसने मेरी गली में खंबा लगाया, 2 गलियां थी, एक में ही खंबा लग सकता था, मेरी में लगा दिया, तो मेरी मजबूरी है। उसका बड़ा एहसान है, उसका एहसान नहीं है भाई, उसने फलाने के साथ ज्यादती करके तुम्हें एहसान दिया। मेरी मजबूरी है उसको वोट देना। मैं मेरिट पे नहीं आता था, उसने मुझे नौकरी पे लगा दिया, उसका बड़ा एहसान है। तो ये एमएनए या एमपीए साहब का एहसान नहीं है, इस कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि उसने टैलेंट का गला घोट के तुम्हें नौकरी दी है। मेरी मजबूरी है जनाब, साढ़े इलाके दा मैंने बहु ही कोई तकड़ा है उसकी कीता जी, जिथे 2 माली रखने सन उथे 10 माली रखे, 10 बंदे थे, घर तक चूल्हा जलाया। तो उस बताओ कि भाई इसी उल्लू के पट्टे की वजह से जो 8 एक्स्ट्रा लोगों की तनख्वाहें जाती थी और वो घर पे बैठ के सोए रहते थे, उसी की वजह से मुल्क के ऊपर कर्जे हैं आज। कौन सोचेगा? कौन सच बोलेगा? सच बोलोगे तो वो नाराज होते हैं। और कब तक आखिरी साल ग्रेड 4 की नौकरियों के पीछे हम लोग अपने ज़मीर का फैसला करने लग जाएं कि ग्रेड 4 की नौकरी आ गई, बाप की तनख्वाह सी दी है उसने तुम्हें? नहीं, तुम्हारे बाप के टैक्स के पैसों से तुम्हारी गली बनी, तुम्हारे बाप के टैक्स के पैसों से तुम्हारा खंबा लगा, तुम्हारे बाप के टैक्स के पैसों से तुम्हारा ट्रांसफार्मर लगा, तुम्हारे बाप के टैक्स के पैसों से ये तुम्हारी सड़क बनी। उस एमएनए एमपीए ने कौन सा अपने बाप के टैक्स के पैसों से किया? बताइए। तो वोट गली पे क्यों? वोट नजरिए पे दे के जनाब पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी के लिए आपके पास क्या मॉडल है कि दुनिया में हम तन्हा भी ना रहें और दुनिया में अपना लोहा भी मनवा सकें? वो मॉडल सिर्फ ये है कि तमाम यूरोपीय यूनियन को भाई बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बाप बनाने के लिए तैयार नहीं है। बराबरी पे बात होगी। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को भी कहेंगे तिजारत, दोस्ती, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यस व्हाई नॉट, करेंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर पर समझौता करके हम ये बेगैरती कभी नहीं करेंगे। हमने प्रायोरिटाइज करना है अपनी चीजों को। हजारों मील दूर अमेरिका को राजी करने के लिए हम अपने पड़ोसियों को नाराज कर रहे हैं। हजारों मील दूर अमेरिका को राजी करने के लिए हम अफगानियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। उसका ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसलमानों को लड़वाए, वो कामयाब हो गया। उसकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान और ईरान में रिफ्ट पैदा करे, वो कामयाब हुआ। उसकी ख्वाहिश थी वो सीपेक के मंसूबे को कमजोर करे, वो कामयाब हो गया। सीपेक स्टार्ट होता है बलोचिस्तान से, खत्म होता है गवादर। जाके आप देख लें, बलोचिस्तान से गवादर से स्टार्ट होके आपके गिलगित बल्तिस्तान में खत्म होता है सीपेक। पूरे पाकिस्तान में फिरका वारियत खत्म हो गई है। अगर कहीं पर है तो या बलोचिस्तान में है या गिलगित में है। अब तो समझ जाओ कि ये फिरका वारियत फैलाने वाले बाहर से चाबी वाले खिलौनों को लॉन्च करते हैं और वहां पर फिरका वारियत 2 इलाकों में फैलाई जाती है कि पाकिस्तान की मईशत कभी ना चल सके। समझ आई आप लोगों को कि नहीं आई? ये मईशत को रोकने के लिए, उसके पहिए को रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन मसला यह है कि सीपेक से पाकिस्तान को जितना बेनिफिट हो सकता था पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जो पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता था, वो क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि हमारे ऊपर जो अरबाब इख्तियार रहे, उन्होंने सिर्फ अपने कमीशन के पैसे खाने के लिए इस्तेमाल किया। हमारी जब गवर्नमेंट आई, हमने कहना है चीन अपना यार है, उस पर जानिसार है। हबीब जालिब ने कहा था, मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है, इनकी मौत हो गई, बेशऊर लोग हैं। ये एक मशीर चापलूसी कर रहा है सदर मुमलिकत की, ये उस अंदाज में शायरी है। इनकी फिक्र खो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है, इनकी मौत हो गई, बेशऊर लोग हैं,
जिंदगी का रोग हैं और तेरे पास है इनके मर्ज की दवा। मैंने उससे ये कहा तू खुदा का नूर है, अकल है, शऊर है। और फिर कहता है 10 करोड़ ये गधे, उस वक़्त हमारी तादाद 10 करोड़ होती थी जो आवाम थी। ये 1960-65 और उसके बाद के ज़िया के दौर की बात हो रही है। कहता है 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, क्या बनेंगे हुक्मरान, अपनी तो है ये सदा, सदर तू रहे सदा। फिर कहता है बोलते जो चंद हैं, जो थोड़ी बहुत बगावत करने के आदी हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? कहता है बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं, इनकी खींच ले जुबान, इनका घोंट दे गला। मैंने उससे ये कहा। फिर कहता है चीन अपना यार है, उस पे जा निसार है, पर वहां है जो निजाम उस तरफ ना जाइयो। 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, क्या बनेगे हुक्मरान। यानी कि चीन ने जो कॉटेज इंडस्ट्रीज का मॉडल लाया, हर बच्चे के हाथ में इंडस्ट्री दे दी छोटी छोटी कि आओ कमाओ। हमने उसका गला खोंट दिया अपने मुल्क में ये बोल के कि चाइल्ड लेबर है। अब मेरी बात गौर से सुनो मेरे पाकिस्तानियों, गौर से सुनो। आपके भट्टों पे अगर बच्चा काम करता है तो क्या उसको रोकना चाहिए या नहीं? रोकना चाहिए, बताइए। नहीं रोकना चाहिए। आपके मुल्क में अगर कोई बच्चा मजदूरी करता है उसे रोकना चाहिए या नहीं? अब मुझे बताएं, फिर चाइल्ड लेबर के खिलाफ जब ये लोग निकले तो वो क्या पैगाम लेके निकले? मुझे खातून ने कॉल किया, बीबीसी में वो रही, वो रो पड़ी, वो पाकिस्तानी थी, कहती है मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिले इस डॉक्यूमेंट्री का, और मैंने सवाब की नीयत से बनाई कि कॉटन की इंडस्ट्रीज में और मिल्स में चाइल्ड लेबर है, छोटे छोटे बच्चे मजदूरी पे लगे हुए हैं। मैंने इंडस्ट्री वो उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, पीछे रोने की आवाजें आ रही हैं, ड्रामा रचाया। अगले दिन हमारी कॉटन की सारी एक्सपोर्ट्स खत्म हो गए, सारी लेबर खत्म हो गई, और उसके बाद पाकिस्तान का बट्ठा बैठ गया इंडस्ट्री का। मैंने सवाल पूछा, बहन जिस एनजीओ के कहने पे आपने चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ये तो बताओ क्या उस एनजीओ ने माहाना 10,000 उस बच्चे के घर भेजा जिसका बाप कैंसर पे मुब्तला था और वो मजबूर हो गया था नौकरी करने पे? क्या उसका कोई अल्टरनेट एनजीओ ने दिया कि ये बच्चा स्कूल जाएगा? लेकिन जो ये मजदूरी करके पैसे कमाता है वो इसके छोटे बहन भाइयों के दूध के जो पैसे वो हम दिया करेंगे। उसने कहा नो, नहीं किया। मैंने कहा अब मुझे यह बताओ, सूटेड बूटेड बच्चा जो अमेरिका में 12 साल का या 10 साल का बच्चा पिज़्ज़ा हट के बाहर पिज़्ज़ा बांट रहा होता है आपके दरमियान में, और आप उसे टिप देते हो 10-20 रुपए की, क्या वो चाइल्ड लेबर है या नहीं? कहती है वो भी है। तो मैंने कहा सिर्फ यही फ़र्क है पाकिस्तान और अमेरिका में कि वहाँ पिज़्ज़े बांटने वाला चाइल्ड लेबर कहलाता है, यहाँ पर ईंटें बांटने वाला कहलाता है, और तुम इसे चाइल्ड लेबर कहते हो और उसको बोलते हो ही इज़ डूइंग हिज जॉब। तो ये फ्रॉड पाकिस्तान के लिए क्यों हो रहा? ये फ्रॉड हमने ख़त्म करना है। हम शाम को भी सरकारी स्कूल खुलवाएंगे कि जो बच्चा सुबह मजदूरी करता है उसे करने दो, शाम को वो स्कूल जाएगा, ये उस पर लाजिम होगा। आपने जो बच्चा खुद रोजगार करना चाहता है उसका गला घोंट रही है। पहले आधी कौम काम करने के लिए तैयार नहीं है। झुग्गी वालों के लिए हम लोगों ने मॉडल तैयार किया कि इनकी खवातीन को ला के सिलाई मशीन का कोर्स करवाया जाएगा। उसके बावजूद अगर ये पैसे मांगेगी सड़कों पे तो इनके शोहर को गिरफ्तार किया जाएगा जो बैठ के चर्च पी रहा होता है या जुए खेल रहा होता है। खवातीन को नहीं किया जाएगा, उसके हाथों वो मजबूर होती हैं। हर चीज का सोल्यूशन हमने दिया, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा? आपको लगता है ये इंप्लीमेंट करेंगे? इमरान खान तो अभी तक बाजुए के पतलून उतारने से उसे फुर्सत नहीं मिली और बाजुए को इमरान खान की पतलून उतारने से फुर्सत नहीं मिली। बताएं ये करेंगे? ये जरदारी और नवाज शरीफ जो एक दूसरे का बजायर साथ दे रहे हैं लेकिन एक दूसरे को बरहना करने में लगे हुए, ये पाकिस्तान के लिए तब्दीली लाएंगे? सॉरी, नहीं लाएंगे। मुझे बताओ हमारे पावर सेक्टर्स कौन से है पाकिस्तान में? मुझे बताओ हमारे मुल्क में अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेके आए तो किससे बात करे? एक बोलेगा आर्मी चीफ के पास जाओ, वो बोलेगा यार मैं आर्मी चीफ हूं, मुझसे ऊपर वजीर आजम आता है, उसके पास जाओ। वजीर आजम बोलेगा यार मेरा कोई नहीं पता, मैं आज हूं कल नहीं हूं। तुम सदर के पास जाओ, सदर बोलेगा मैं और पार्टी का हूं, वजीर आजम और पार्टी का है, क्या पता मैं इजाजत दे दूं, वो आपके लिए मसला करे। आप चीफ जस्टिस के पास जाओ, चीफ जस्टिस बोलेगा फिर तुम आर्मी चीफ के पास जाओ। तो ये जो 4 पावर सेक्टर्स हैं इनमें से पाकिस्तान कहां पे है?
हम अपनी अना की भेंट इस मुल्क को चढ़ा चुके हैं। मैं सवाल करता हूं, पाकिस्तान की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त सियासी और मजहबी जमातें सारी उठाए, सारों की कोई ना कोई नुमाइंदगी असम्बली में मौजूद है या नहीं है? बोलिए। पंजाब में काफ की हुकूमत थी, केपी में पीटीआई की हुकूमत थी, वफाक में नून की हुकूमत थी, बलोचिस्तान में रली जुली हुकूमत थी, सिंध में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की हुकूमत थी। सब सियासी जमातें मिलकर के पाकिस्तान की भलाई के लिए काम कर रही हैं। हुई भलाई? बताइए। सबने मिलकर अपना हिस्सा डाला ना? फिर दुआ कर रहे हो जुम्मे के दिन, या अल्लाह पाकिस्तान को अच्छी क़यादत दे दे। मुझे बताओ, बाहर से नूरुद्दीन जंगी ने आना है, बाहर से सलाउद्दीन अय्यूबी ने आना है। 8 साल में पिटता रहा, हर दरवाजे पे जाके दस्तक दी कि मेरे बच्चों को मिस्टर चिप सिंड्रेला या शेक्सपियर की जगह कुछ पढ़ाना है तो नूरुद्दीन जंगी, टीपू सुल्तान, मोहम्मद बिन कासिम, सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में पढ़ाओ। जब नहीं पढ़ाया, निसाब तालीम में जब तब्दीली नहीं आई, मैंने खुद नजरियात के नाम से 100 सफ़ों पर मुश्तमिल किताब लिख के लाखों कॉपियां उसकी करा के मुफ्त में सारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में तकसीम की कि सुबह तुम मिस्टर चिप्स पढ़ाओ, शाम को मैं मोहम्मद बिन कासिम पढ़ाया करूंगा, सुबह तुम सिंड्रेला पढ़ाओ, शाम को मैं नूरुद्दीन जंगी पढ़ाया करूंगा। मुझे बताओ, इकबाल ने क्या कहा था तुम्हें? अल्लाह ताला का जवाब, जिसकी तर्जुमानी इकबाल कर रहा था, जवाब शिकवा में कि मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, नो इंसा को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने? थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा, बाहर से मोहम्मद बिन कासिम आएगा, कश्मीर की बहन के सर पे दुपट्टा देगा, हमसे नहीं होगा। बाहर से नूरुद्दीन जंगी आएगा, वो आके हमारे मजलूम मुसलमानों की आवाज बनेगा, हमसे नहीं होगा। बाहर से टीपू सुल्तान आएगा, कश्मीर फतह करके देगा, हमसे नहीं होगा। या अल्लाह पाकिस्तान को नौजवान क़यादत दे दे, गैरतमंद क़यादत दे दे। ये दुआ कर करके थक गए, लेकिन जब नौजवान क़यादत आती है उसमें 100 किस्म की तोहमतें तुम लोग खुद लगाते हो। ये तो एजेंसियों के हैं, इसकी तो मूंछें बड़ी हैं। जब किसी उल्लू के पट्टे को कुछ नहीं मिलता तो उठ के इस चीज़ पे एतराज़ कर देता है। मंदिर बन रहा था इस्लामाबाद में और मोदी वहाँ से हमारे ऊपर बदमाशी कर रहा था। सारे पाकिस्तान के मजहब के ठेकेदारों को मैंने कॉल की, आओ रोको। वो कहते नहीं, स्टेट की रेट चैलेंज हो जाएगी। जब मैंने जाके वहाँ जमात कराई, मेरे पीछे इकामत किसने की थी? मौलाना समीउल हक शहीद के बेटे ने। उस वक़्त जब किसी को एतराज़ करने को कुछ ना मिला तो मजहब के ठेकेदारों ने यह नारा लगा दिया, ये तो जमात हुई नहीं। क्यों? इसने तो पेंट शर्ट पहना हुआ था। मैंने कहा तुम आके शलवार कमीज में करवा देते। ये हुज्जत निकाल रहे हैं। क्या करें हम लोग? लिबरल से लड़े या अपरों से लड़े? वो कादियानियों से लड़े या अपरों से लड़े? क्या करें हम लोग? अमेरिका, भारत, इजराइल उनसे लड़े या अपरों के सवालों के जवाब दे? क्या करें हम लोग? किस किस कुव्वत के खिलाफ हम नहीं लड़े? कौन कौन सा जुल्म है जो हम लोगों पे नहीं हुआ? कौन सी एफआईआर है पाकिस्तान में एक जिला वतन नहीं हुआ? बाकी तो सारे पर्चे आपको मैंने गिनवा दिए थे। लिहाजा मेरे पाकिस्तानियों, आज हमारा सोशल मीडिया कमजोर हो गया, हमें पता है, हमारा बयानिया उस तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन अगर कोई इस मोबाइल के जरिए हमें सुन रहा है, मेरे नाम की आईडी अगर नहीं चल रही तो तुम बना लो, मेरे नाम से बना लो। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का पेज तुम्हारी तहसील में नहीं है तो तुम किस लिए हो? सुन रहे हो ना मुझे? तुम बनाओ। हमारा कोई नुमाइंदा इधर नहीं है तो मजबूत नहीं है। भाई क्यों मजबूत नहीं है? उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो बेचारा कमज़ोर है? नहीं, उसका अकीदा बड़ा मजबूत है, लेकिन उसे तुम लोगों का साथ चाहिए जो इस वक्त सुन रहे हैं। तो ये मोबाइल एटम बम है। इस मोबाइल ने पिछले 4 सालों में 7 से 8 ममालिक में इनकलाब लाया है, पता है आप लोगों का? 7 से 8 ममालिक में इनकलाब ये एटम बम लेके आया। इसको यूटिलाइज करो। जो बात 100 बंदों में कर रहे हो वो लाखों तक पहुंचनी चाहिए। यह आप पे डिपेंड करता है। इस्तेमाल करना आप सबको आता है, अच्छा करो बुरा करो। लिहाजा मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपके सामने हमने अपना सारा मॉडल ला के रखा। फैसला आपने करना है कि हर जगह हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। कोई कंपलसरी नहीं है। हमने ये प्रोटोकॉल जो ये MNA बनने के बाद देखते हैं,
मैंने बचपन में ये सारे प्रोटोकॉल अपने वालिद साहब के होते हुए देखे हैं जनाब। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोटोकॉल्स जो ये एमएनए बनने के बाद आगे पीछे गाड़ियों के रूट देखना चाहते हैं अपने हलके में, ये मैंने पूरे पाकिस्तान में देखे। जिस जगह पे पाकिस्तान में जाता हूँ अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी अपने हबीब के सदके, हमें सारा कुछ मिला। बट इस वक्त जब हमने अपनी जवानी की ये सारी लाइफ कुर्बान करके आप लोगों के लिए लगा ली, शादी करने के बाद 4 साल हो गए हैं कि सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ, 3 साल में देख रहा हूँ अपना बेटे को 3 साल का हो गया सलाउद्दीन, सुबह निकलता हूँ तब भी वो सो रहा होता है, रात को जब 1 बजे पहुँचता हूँ तब भी वो सो रहा होता है। इससे बढ़ के मुझे बताओ क्या चाहते क्या हो? आप नहीं देखते हमें आज हरीपुरे तो कल आपको हम लोग मानसेरा नजर नहीं आएंगे। फैसलाबाद कौन सी कुर्बानी नहीं थी? आजमाने वालों ने यह भी आजमाया कि 9 महीने तक मैं अदालतों के चक्कर लगाता रहा। दहशतगर्दी और इश्तियाल अंगेजी के मुकदमे में कौन सी इश्तियाल अंगेजी थी? जो बातें आज मैं कर रहा हूं ये इश्तियाल अंगेजी है। इसी पे मुकदमा कट गया। ये तो फसाद मचा रहा है, ये तो सच बोल रहा है। अदालत में जाता, जज साहब पूछते मुद्दाई किधर है, पुलिस किधर है? जज साहब नहीं आए। अच्छा, उन्हें बोलो अगली तारीख में आए। ठीक है बेटा आप जाएं, अगले हफ्ते फिर आइएगा। सिर्फ ये सुनने में अदालत जाता था और 9 महीने जाता रहा। और आप मानेंगे कि फैसलाबाद में मेरा जलसा होता था 15 तारीख को, उसकी तहसील 20 किलोमीटर के फासले पे चकझुमर है, अगले दिन वहां जलसा होता था। फैसलाबाद से मैं पिंडी आता था सुबह जज साहब को शक्ल दिखाने के लिए कि मैं मफरूर नहीं हुआ, और वो पूछता था मुद्दई नहीं आया? नहीं आया, अगली तारीख बेटा, अगले हफ्ते फिर आ जाना। और फिर मैं वहां से तारीख लेके सीधा 6-7 घंटे के सफर पे चकझुमरे जाके कौम से खिताब करके फिर वापस आता था। यूनिवर्सिटी में जब मैं होता था, आज पूछ लें, यूईटी टेक्सला से एफिलिएटेड था एपकॉम्स का वो इदारा जो इस वक्त नमल है, उस वक्त उधर यूनिफॉर्म होती थी। सुबह में वहां पर उसी इधर तवज्जो रखे, सुबह में वहां पर यूनिफॉर्म पहन के जाता, दिन को 2 बजे छुट्टी होती तो मैं वजीराबाद गुजरावाला में रात को पहुंचा होता, वहां खिताब करके बस में सोया करता था। बस जब सुबह पहुंचती थी, मेरा घर रावलपिंडी में रहा, वालिद साहब की पोस्टिंग रावलपिंडी में रही, लेकिन 6 महीने के सेमेस्टर में 1 महीना मैं घर में सोता था, बाकी 5 महीने घर वालों के कागजात में यही होता था कि ये ग्रुप स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पढ़ रहा है। हालांकि मैं हॉस्टल में सिर्फ कपड़े चेंज करने जाता था, बाकी का सारा दिन मेरा सफ़र में लगता था कि सुबह यूनिवर्सिटी, शाम को मंडी बाउद्दीन जाके तंजीम स्ट्रॉन्ग करनी है, रात को निकलना है और सुबह फिर यूनिवर्सिटी पहुंचना है। हॉस्टल में सिर्फ शेरवानी उतार के तो यूनिफॉर्म पहननी होती थी। आप मानेंगे मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, वो 4 साल मैं जानता हूं कि मेरी नींद मुकम्मल नहीं रही। वो सारा कुछ करने के बावजूद जब हम लोग सियासत में आने का ऐलान करते हैं तो आने से पहले ही 100 किस्म की तोहमतें लगने लग जाती हैं कि जनाब ये तो एजेंसियों के हैं। दुख होता है, खुदा की कसम दुख होता है। एजेंसियों के होते, नून लीग या पीटीआई में चले जाते, बड़ी अच्छी सीट मिल जानी थी। उन्हें चाहिए होता है इस तरह का कोई बंदा जिसे पूरे पाकिस्तान में लोग प्यार करते हैं, उसके साथ चलते हैं। खुदा का वास्ता है, एजेंसियां अपने साथ 2-4 गार्ड्स भी देती हैं आपको। कौन था हमारे साथ जब हम लोग पिंडी से रवाना हुए यहाँ हज़ारा डिवीज़न के लिए? बताइए। हम 2-4 दोस्त इकट्ठे एक ही गाड़ी में आए। एजेंसियां इतनी ढीला प्रोग्राम है इनका कि हमें गार्ड नहीं दे सकी अपने एजेंट को। तो आज थोड़ा सा बाशऊर हो, कोई इस तरह की तोहमत लगाता है, उठ खड़े हुए, सवाल करें उससे कि जनाब वो तो अफसर का बेटा है, उसके पास तो अब भी 92 मॉडल की गाड़ी है जो 16-17 लाख की है। तुम बताओ ये 2 महीने के अंदर तुम्हारे पास 2.5 करोड़ की गाड़ी कहां से आई? नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप पे कुफर का फतवा लगेगा। नहीं पूछेंगे, आप गद्दार वतन हो जाएंगे। अगर किसी सियासतदान से पूछ लिया आपने, अब मुल्क के गद्दार हो जाएंगे। नहीं पूछ सकते। इसीलिए मैं आज आप लोगों से कहता हूं, और कुछ नहीं तो कम से कम खामोश तमाशाई ना रहें, दलेरी के साथ हक बयान करना शुरू कर दें। वल्लाह 11 साल से मैं लगा हुआ हूं, सच बोलते हुए 2 बार गिरफ्तार हुआ,
रिहा होने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हुआ, जितने पर्चे कटे उतना मजबूत हुआ। कहने का मतलब यह है कि सच अगर तुम लोग बोलोगे तो मौत तुम्हें भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। आप लोगों ने मेरे भाइयों और कुछ नहीं, अपना सोशल मीडिया स्ट्रांग करें, अपने मोबाइल का स्ट्रक्चर स्ट्रांग करें। आप में से हर बंदा पीएनपी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए। अगर यहाँ पर 150 बंदा बैठा है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट 250 बंदों की बनती है और हर बंदे के मोबाइल में 500 से 1000 के करीब कॉन्टैक्ट्स हैं। आप कम से कम 2.5-3 लाख लोगों में 1 मिनट के अंदर मैसेज सर्कुलेट कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, आप सबके कॉन्टैक्ट्स की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए। जो वीडियो आपको पीएनपी की पहुंचे फटाफट सर्कुलेट कर दे। आप 150 के नहीं 3 लाख के मजमे से खिताब कर रहे होंगे। ये मोबाइल है और इंशाल्लाह खामोश इनकलाब आएगा। आप देखेंगे हमारी माए बहनें बेटियां हमारे भाइयों से बढ़ के हमारा साथ देंगी। वो खामोश इनकलाब होगा कि लोग, हमारे पास गाड़ियों के पैसे नहीं होंगे, लोग नून लीग और पीटीआई की गाड़ियों में आएंगे वोट पोल करने और वोट तुम्हारे रेलवे इंजन पे इंशाल्लाह लगा के जाएंगे। वो वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला कि तुम लोग देखोगे मेरे पाकिस्तानियों कि हमारे पास पैसे नहीं होंगे अगर वहाँ कैंप लगाने के इलेक्शन ऑफिस के बाहर, तो लोग पर्चियां बनवा के लेके जाएंगे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से और खामोश वोट पोल होगा। और उसके बाद बड़े बड़े पिंड का चौधरी बैठ के रो रहा होगा कि हमारे साथ किसने खिलवाड़ किया। तो पता चलेगा कि खिलवाड़ हुआ नहीं है, ये 11 साल पहले की मेहनत थी जो आज रंग ले आई है, जो आज अमली तौर पर नज़र आ रही है। हमारी बहनों से बोलो कि हमारी पाकिस्तान की एक एक बहन तक पैगाम पहुँचाएँ। आप याद रखना, हमारी बहनें अगर सुन रही हैं तो हम लोगों ने सारी ज़िंदगी बाहर रह के मजदूरी की। अगली नस्ल की तरबियत इन माओ बहनों बेटियों ने करनी है। तुम लोग अपने बच्चों को, अपने भाइयों को मजबूर करो, कन्विंस करो कि वो साथ दे हम लोगों का। और इंशाल्लाह होगा। जिस तरीके से बेगम राना लियाकत अली ने साथ दिया था, जिस तरीके से मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने साथ दिया था, जिस तरीके से मोहम्मद अली की वालदा ने साथ दिया था, इंशाअल्लाह ताला उसी तरीके से इस कौम की माएँ बहनें बेटियां हमारा साथ देंगी और पाकिस्तान अपने मकाम पे पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरीके से उस वक़्त अपने जेवर बेच के माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने मुस्लिम लीग को कामयाब करवाया पाकिस्तान बनाने के लिए, इसी तरीके से आज कौम की माएँ बहनें बेटियां अपने शऊर के ज़रिए, अपने अकली दलाइल के ज़रिए इस कौम के नौजवानों को, बच्चों को, भाइयों को कन्विंस करेंगी, स्कूलों में कन्विंस करेंगी, कॉलेजेस में कन्विंस करेंगी, यूनिवर्सिटी और मदारिस में कन्विंस करेंगी कि पाकिस्तान को आज़ाद मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने किया था। पाकिस्तान को खुद मुख्तार पाकिस्तान नजरियाती पार्टी बनाएगी इंशाअल्लाह ताला, जो अपने फैसले खुद करेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला। मेरे हरीपुर की क़यादत, मानसेरे की क़यादत, हज़ारा डिवीज़न की क़यादत, मायूसी कुफर है, मायूस नहीं होना। मुझे आज इस तकरीर के अख्तिताम पे सबके फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाज़ा हो रहा था कि आए ये सिर्फ आप लोगों को जज करने थे कि ये कितने पानी में है, जाते हुए ये सारे आपके सरगर्म रुकन बन के जा रहे हैं इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।